नमस्कार, मेरा नाम है अनिका और आज हमारे साथ मेजर जनरल धर्मवीर सिंह जी यहाँ पे मौजूद हैं। आज हम इनके बारे में और इनसे कुछ हिमाचल के मुद्दों के बारे में कुछ डिस्कशंस करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनिका और आज हमारे साथ मेजर जनरल धर्मवीर सिंह जी यहाँ पे मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेजर साहब। धन्यवाद धन्यवाद अनिका जी। आज हम इनके बारे में और इनसे कुछ हिमाचल के मुद्दों के बारे में कुछ डिस्कशंस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इनके बारे में आपको बताएं। और हमने इनका इंटरव्यू पहले भी लिया था और कुछ मुद्दे हैं जिस पे इनकी राय बिल्कुल जानना ज़रूरी है। हिमाचल के कुछ मुद्दे हैं, तो उससे पहले हम इनके बारे में जानते हैं। देखिए, इनका एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश के गाँव से ये पले बड़े हैं। और काम की बात करें तो मोर देन 78 कंट्रीज़ का इनका वर्क एक्सपीरियंस है और साथ ही में पूरे भारत के हर प्रदेश में इन्होंने काम किया है। और 6 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज़ हैं, डिप्लोमा है और साथ ही में 36 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में और साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन में। तो हालांकि बहुत अच्छा और ठीक ठाक एक्सपीरियंस है इनका। और हिमाचल के मुद्दों के बारे में हम इसलिए हम आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि आप हिमाचल को जिस नज़र से देखते हैं और समाज के लिए काम करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जनता को पता चलना चाहिए कि आपका क्या सुझाव है या रुझाव है हिमाचल की कुछ चीज़ों के बारे में। मेरे साहब, हम हिमाचल में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन उनको शायद ढंग से यूज़ कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ रिसोर्सेज हैं जो टच नहीं किए गए वहाँ तक। तो हमारे देश की जो हमारा जो प्रदेश है हिमाचल, उसकी आपको क्या कुछ ऐसी खूबसूरती लगती है और क्या ऐसी कमियां लगती हैं कि ये चीज़ यहाँ पर इस ढंग से नहीं होनी चाहिए या ये चीज़ यहाँ पे इस ढंग से हो सकती थी लेकिन वहाँ पे ये कर दिया गया? अनिका, पहले तो आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जी। आपने पहले भी मेरी जो विचार थे एक अच्छे इंटरव्यू के जरिए लोगों तक पहुँचाए थे। और मैं समझता हूँ कि हमने जो एक्सपीरियंस लिया है काम करने में तकरीबन पिछले 40-45 सालों में, अगर ये एक्सपीरियंस आम लोगों के काम ना आए तो ये व्यर्थ होगा। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आपसे गुजारिश की थी कि कुछ मेरे जो विचार हैं ख़ास करके मेरे प्रदेश के लिए, क्योंकि मैं इसी मिट्टी से पला बड़ा हूँ और इसी मिट्टी में फिर मैं वापस 36 साल के बाद गांव में आया हूँ। और मन में एक बहुत प्रबल इच्छा है कि बाकी बचा हुआ जीवन अपने ही लोगों के लिए समर्पित करूँ और कहीं ना कहीं किसी के काम आऊँ। जी। तो मेरे मन में कुछ बातें हैं जो आज मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जो कि किसी को मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव तरीके से मैं प्रशासन को और सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूँ, ताकि अगर उनको कुछ बात अच्छी लगे उनमें से तो और जनता का भला हो, तो मैं समझूँगा कि मेरी जो पढ़ाई लिखाई है, जो एक्सपीरियंस जिसमें आपने बात की, तो मेरे काम आ गया, ये लोगों के काम आ गया। तो जैसे कि आपने कहा कि हम इतना खूबसूरत प्रदेश है हमारा, लेकिन फिर भी जो प्राकृतिक हमारी संपदा है या हमारा जो एक ताकत है, उसको पिछले 50 सालों में हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए। नहीं तो मैं समझता हूँ कि इतनी सुंदर प्रदेश होने के बाद, जहाँ पर कि ग्रेटर हिमालयन रेंजेस हैं, शिवालिक्स हैं, धौलाधार रेंजेस देखिए आप कितनी सुंदर है, मिड हिमालयन रेंजेस हैं, वैलीज़ हैं, 5 बड़ी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, प्लेन्स इलाके हैं हमारे इतने खूबसूरत, लेकिन हम फिर भी, और ख़ास करके मैं इससे ज़्यादा बढ़ के बोलूँ तो इतना सुंदर हमारा पूरा साल हमारा जो यहाँ का वातावरण रहता है, क्लाइमेट रहता है, एक स्टेबल ये है,
ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। हम्म, और इसके अलावा लोग सुंदर लोग और मीठी वाणी, जी। सरल लोग हैं। हम्म, फिर भी हम इस ताकत को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल नहीं कर सके। हम्म, मैं बार बार कहता आया हूँ, हर प्लेटफॉर्म पे मैंने बात की है कि मेरा प्रदेश अगर सुंदर है तो वो टूरिज़्म के लिए बना है। हम्म, और टूरिज़्म पे सरकारों ने बातें की हैं और काम भी किया है, लेकिन जिस ताकत से वो काम होना चाहिए था वो आज भी नहीं हुआ। हमारे ही माननीय राष्ट्रपति जी अपने अभिभाषण में उन्होंने कहा था कि अगर सरकार 10 लाख रुपया इंडस्ट्री में लगाती है तो 9 लोगों को उसकी नौकरी मिलती है। हम्म, अगर एग्रीकल्चर में लगाती है तो 40 लोगों को नौकरी मिलती है, और अगर टूरिज़्म में लगाती है तो 90 लोगों को नौकरी मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि हम इस टूरिज्म एक तरीके से हिमाचल प्रदेश की ताकत है। ताकत है, और इस ताकत को हम अभी भी, मैं कहता हूँ कि आज मैं अलग से टूरिज़्म पे भी बात करूँगा, हम पहले 15 प्रदेशों में नहीं हैं। जो फॉरेन टूरिस्ट है यहाँ पर एक ना के बराबर आता है, और जो आता भी है उसका आप टूरिज़्म की वेबसाइट पे देखिए, उसका यहाँ पर रहने का एवरेज रहने का समय जो बिताता है वो 1.2 नाइट्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना यहाँ पर हमारी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी स्टे को बढ़ाएं। वो मैं आगे बात करूँगा आपसे टूरिज़्म के बारे में भी। तो फिलहाल जो है मैं कहता हूँ कि सरकार को, अगर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि हम कांगड़ा को टूरिज़्म का हब बनाएंगे, तो मैं कहता हूँ कांगड़ा ही क्यों, चंबा, मंडी, सोलन, कुल्लू, कहीं भी चले जाइए, सिरमौर चले जाइए। मैं तो शिलाई और इतने रिमोट एरियाज में गया, पांगी, तीसा में गया, इस तरफ आप किन्नौर में चले जाइए, काजा में चले जाइए, केलोंग में चले जाइए। जहाँ सरकार ने थोड़ी अपनी निगाह रखी है वहाँ बहुत लोगों में तरक्की हो गई है, उनकी तो इकॉनमी एक में तरीके से आप कह रहे हैं वीकनेस और स्ट्रेंथ जो आपने बताई हिमाचल की, कि टूरिज्म ही उसकी स्ट्रेंथ है लेकिन वही एक तरीके से वीकनेस भी बन रहा है। हाँ, नहीं हम उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सके, वो हमारी वीकनेस है। ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी पूछा कि हिमाचल प्रदेश की क्या खूबियां हैं, तो आपने टूरिज्म बताया। टूरिज्म के अलावा आपको क्या लगता है कि हिमाचल में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बेहतर हो सकती हैं और ज़्यादा? देखिए, मैं अगर अलग अलग मुद्दों पे बात करूं तो हमारा जो क्लाइमेटिक यहाँ पर जो कंडीशंस हैं, हमारे पानी की जो जितना मात्रा में पानी उपलब्ध है, यहाँ पर हर जगह पर कुएं हैं, खड्डे हैं, 5 बड़ी नदियाँ हैं, बिजली की यहाँ पर कमी नहीं है। तो अगर इतना कुछ है तो फिर भी हम आगे प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके सुझाव से इन सब चीज़ों से इकोनॉमी कैसे बढ़ सकती है? इकोनॉमी अगर हम कहें तो इंडस्ट्री, जिसको कि हम बिल्कुल ये कहते हैं कि इंडस्ट्री इसलिए नहीं आ पाई हिमाचल के अंदर, प्लेन्स एरिया में रह गई, जिसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूँगा। वो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट अंदर हैं उनमें इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है। आज इंडस्ट्री के लिए रेल कनेक्टिविटी चाहिए, नेशनल हाईवे 4 लेन चाहिए, एयर कनेक्टिविटी चाहिए, वो हमारे पास अभी तक उतनी मात्रा में नहीं है। आप इंडस्ट्री के साथ में अगर आप लेते हैं जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसकी भी मैं अलग से बात करूँगा आपसे। एग्रीकल्चर में हम सिर्फ ट्रेडिशनल फार्मिंग में रह गए। हमारे यहाँ का एक आप अगर वो लेंगे, वो उदाहरण लेंगे, तो हम सिर्फ आलू और धान में रह गए। लेकिन अगर हम कैश क्रॉप में आते और इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते, और जो फार्मिंग जो हमारा क्रॉप पैटर्न है उसकी डाइवर्सिफिकेशन करते, तो शायद आज ये छोटे छोटे लैंड होल्डिंग वाले फार्मर जो हैं उनकी आय बहुत बड़ी होती है। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा बाद में
कि कैसे मैंने देखा है कि कहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं इसमें। अगर अभी आप जैसे इकोनॉमी की बात कर ही रहे हैं तो हम एम्प्लॉयमेंट की बात भी जाहिर सी बात है हम करेंगे। हिमाचल प्रदेश का बच्चा, हमने पहले भी कहा था और पहले भी इस चीज़ में डिस्कशन किया था कि बाहर जाता है, भले ही पढ़ने बाहर जाता है और नौकरी करनी है तो भी बाहर जाता है। और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो हिमाचल में फ़ौज को लेके एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे भी आज बच्चा नहीं कर पा रहा है उस चीज़ में। तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हिमाचल के जो मुद्दे हैं कि वहाँ का यंगस्टर जो है वो कहाँ जाए? बिल्कुल, आपने एक बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है। अनएम्प्लॉयमेंट आज इतने देश में और हमारे प्रदेश में भी इतनी आगे दर इतनी बढ़ चुकी है कि जैसे मैं चेयरमैन था पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो हम इसमें पूरा जायज़ा लेते थे। तकरीबन 8 साढ़े 8 लाख बच्चे जो हैं जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम दे रखा है, और उतने ही और बच्चे हैं जिन्होंने नाम ही दर्ज नहीं किया हुआ। और आप कहीं न कहीं ये मानेंगे कि मीडिया वो नंबर्स दिखाती है जिन्होंने रजिस्टर किया है या चीज़ें की हैं, और जैसे आपने कहा कि उतने ही बच्चे, तो ये सुन के तो हमें और अचंभित हो रहा है। हाँ, मैं कहता हूँ कि आधिकारिक तौर पे मैं पूरा नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन इतने रजिस्टर्ड हैं हुँ, और इतने ही नॉन रजिस्टर्ड भी हैं लोग हुँ, बच्चे। तो उनके पास ऑप्शन क्या होता है? बाहर जाना, यहाँ से। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा मुद्दा है जिसको आप अगर जोड़ें गवर्नमेंट जॉब्स के साथ, तो 15 लाख नहीं, अगर मैं 12 लाख लेता हूँ बच्चे, गवर्नमेंट जॉब साल में कितने निकलते हैं? पब्लिक सर्विस कमीशन में 1000, हुँ, और सबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन था जो क्लास 3 जॉब्स की इंटरव्यूज़ करते थे। हमीरपुर में वो अभी बंद पड़ा है, लेकिन उसको भी अभी शुरू करने की कवायद हो रही है। वहाँ पर तकरीबन 3000 नौकरियाँ निकलती हैं। तो 12 से 15 लाख अनएम्प्लॉयड, और साल में 4000 नौकरियाँ। हुँ, आप देखिए, वो फ्रैक्शन में भी नहीं आता, हुँ, 1% से नीचे फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन डबल डिजिट में चला जाता है। हुँ, अभी हल क्या है? हल एक ही है, और वो है प्राइवेट सेक्टर या इंडस्ट्री को लेकर आना। जॉब जो हैं सरकारी नहीं है हमारे पास, तो हमें प्राइवेट इंडस्ट्री को लाना पड़ेगा, चाहे वो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, चाहे वो टूरिज़्म रिलेटेड है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में है, चाहे किसी भी अलग अलग फील्ड में है, एजुकेशन सेक्टर में है। हुँ, अगर आप देखिए, एक प्राइवेट स्कूल यहाँ खुलता है तो कितने लोगों को नौकरी मिलती है? हुँ, अगर एक यहाँ पर एक किसी इंडस्ट्री की यूनिट लगती है तो कितने लोगों को नौकरी मिलती है? हुँ। तो नौकरियाँ वहाँ मिलेंगी। अब कुछ लोगों का कहना इसमें बिल्कुल ये भी होगा कि अगर यहाँ पे बात हो रही है एम्प्लॉयमेंट की और चीज़ों की, नौकरी की, तो ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर भी आएगा जब प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट चीज़ें आएंगी। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो फिर वो क्लाइमेट पे भी असर पड़ेगा। तो आप किस उस चीज़ में क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं उसको? क्लाइमेट, देखिए, हर चीज़ को हम जो चेक्स एंड बैलेंसेस हमें रखने पड़ेंगे। हम्म, क्लाइमेट के ऊपर जो असर पड़ता है इंडस्ट्री का, वो है पॉल्यूटेंट से। हम्म, तो हमारा एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, हम्म, उनको बहुत सख्ती से इस बातों को देखना पड़ेगा कि कितनी पॉल्यूटेंट्स जो हैं हवा में जा रहे हैं, उसके ऊपर कैसे चेक रखना है। हम्म, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बगैर अगर आप समझते हैं कि हमारी तरक्की हो सकती है, नहीं होगी। हम्म, जो एनवायरमेंटल कंट्रोल्स हैं उसको भी करना पड़ेगा। तो हम हम्म, ये नहीं कहें कि जैसे अगर किसी बात के खौफ से, डर से हम काम ना करें, हम्म, कि अगर कहीं पर समझ लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम है, तो उस डर से हम घर से बाहर ही ना निकलें, हम्म, वो नहीं हो सकता। हम्म, हमें अपनी एहतियात बरत के बाहर निकलना पड़ेगा। हम्म, हमें इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में काफ़ी तवज्जो देनी पड़ेगी। हम्म, हमें हेल्थ सेक्टर में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट बाहर से लानी पड़ेगी, एजुकेशन सेक्टर में लानी पड़ेगी, फार्म सेक्टर में लानी पड़ेगी, और इस इन्वेस्टमेंट के आने के बाद ही आप ये देखेंगे कि नौकरियां जो हैं वो बैलेंस होंगी। हम्म, नहीं तो आज हमारा युवा जो है
उसको हरियाणा, जाना पड़ेगा। पंजाब, बाकी जगह पे जाना पड़ रहा है, दिल्ली जाना पड़ रहा है, वो यहीं पर ही एब्जॉर्व हो सकता है। तो एम्प्लॉयमेंट की जो बात मैं कर रहा था, एम्प्लॉयमेंट आएगी तब जब आप अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको करेंगे अपने प्रदेश में। जैसे यहाँ पर हम फिशरीज़ का एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ठीक, आप चंबा के इलाके में चले जाइए, वहाँ इंडस्ट्री जो है वो हर्बल प्लांट्स की, मेरे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो यहाँ पर भी आए थे, पालमपुर में मैंने सेमिनार किया था एक, और वहाँ पर काली हल्दी से लेकर क्या क्या नहीं बन रहा है, क्या क्या लोग उगा रहे हैं, और ये सारा जो है उठकर, लेकिन कुछ सीमित दायरे में, क्यों ना वो बड़े दायरे में हो, उनको आप जैसे आप प्रोड्यूस करते हैं वैसे भी बेच सकते हैं, उनको ड्राई करके प्रॉपर इंडस्ट्री लगे, उसकी पाउडर्स बने, उसकी ऑर्गेनिक चीज़ें हों, उनकी कीमत आपको 10 गुना मिलेगी। तो ये चंबा के एरिया की ये है इंडस्ट्री, हैंडलूम की है। हमारे गद्दी बेल्ट में इतनी अच्छी चादरें बनाते थे, लोइयाँ बनाते थे, सब छोड़ गए, उनको प्रोत्साहन दीजिए, वो भी अच्छा काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर मंडी एरिया में चले जाएं तो कुल्लू मंडी फ्रूट ग्रोइंग एरियाज है। आप ये पूरे अपर हिमाचल की जो बेल्ट है उसको आप फ्रूट के लिए ही डेडिकेट कर दें, तो मैं समझता हूँ लोगों का बहुत भला होगा। फ्रूट जो कि फ्रेश बेच सकते हैं, आप उसकी कैनिंग करिए, उसकी इंडस्ट्री लगाइए, उसके पल्प्स बनाकर जैम्स, जेलीज वो बना के करिए, उसकी वाइन्स बनाइए। हिमाचल की एक ताकत हो सकती है फ्रूट वाइन्स की, ये तो वो बना के करिए। तो आप ये जो चीज़ें कह रहे हैं, जैसे आपने फिशरी के बारे में बोला, अभी फ्रूट्स के बारे में, जो हर डिस्ट्रिक्ट का एक आप यूएसपी उठा रहे हैं, यूएसपी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सरकार करती होगी? क्योंकि जितना आपने जो रिसर्च आपकी है और आप जिस तरीके से हमें बता रहे हैं, तो मेरे मन में तो यही सवाल आ रहा है कि सरकार क्या ये सोचती नहीं है? मैं किसी की यहाँ पर बुराई नहीं करूँगा, लेकिन अगर एक आम शहरी के नाते जो प्राइवेट प्लेयर्स मैं देखता हूँ वो अच्छा कर रहे हैं। जैसे एक हमारे दोस्त हैं जिनकी बहुत बड़ी चेन है, पर आप देखेंगे शिमला से लेके और नाहन तो है वहाँ पर, सोलन तक, सोलन और उससे भी आगे तक आप जगह जगह देखेंगे मिंची प्रोडक्ट जो है, जो एक ब्रांड है, वो मनोचा जी हमारे दोस्त हैं, तो वो मतलब सब कुछ बना रहे हैं फ्रूट से। लेकिन हमारा HPMC, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन, ये क्यों बिल्कुल कंगाली की कगार पर है, क्यों है? उसमें भी तो सब कुछ हो सकता है। हम HPMC का नाम सुनते थे कभी, दिल्ली तक HPMC तो ये ढील क्यों है ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर्स में? अगर बाहर की बात तो नहीं मैं करूँगी, लेकिन मैं हिमाचल की ही बात करूँगी कि सब कहते हैं सरकारी नौकरी लग जाए तो मज़ा है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है सरकारी नौकरी लग जाए तो बल्कि आप और रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। लेकिन इतनी ढील है ये, जब गवर्नमेंट जॉब लगती है या कोई भी सेक्टर है तो वहाँ पे उस तरीके से फास्ट चीज़ें नहीं हो रही हैं। जैसे अभी आपने कहा कि आप 8 किलोमीटर यहीं पर गए, तो एक एंटरप्रेन्योर ने वो शुरू किया है। तो इस तरीके से अगर मुझे कुछ ऐसी चीज़ दिखेगी, आपको दिखेगी, तो बिल्कुल आपके मन में आएगा। लेकिन ये काम तो सरकार का है, तो गवर्नमेंट सेक्टर्स का है। तो ये इतनी ढील क्यों है गवर्नमेंट सेक्टर्स में कि भैया बाबू की नौकरी है, बस बैठना है? ऐसा क्यों है ये आइडिया? मुझे भी मैं बिल्कुल यही सवाल मेरे इसमें आता है कि अगर मैं यहाँ बैठे सोच सकता हूँ इसके बारे में, तो सरकार क्यों नहीं सोच रही है इसके बारे में? शायद सरकार सोचती भी होगी, लेकिन कार्यकाल जो है मैंने देखा है कि हर 5 साल यहाँ पर सरकार बदली हो रही है, कंटिन्यूटी नहीं होती है, और हाँ, वो भी एक लैक पूरा करते हैं जो खास करके गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं
सारा जो जो काम करने का जो एक भार होता है उन्हीं के ऊपर होता है। अगर सरकार चाहे तो इन बातों में प्राइवेट सेक्टर को ले आए। एम तो ये है जॉब पैदा करना ना, प्राइवेट सेक्टर को ले आए। अगर सरकार की तरफ, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट भी है, जो सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन इन टाइम टू कम अगर पैसा आ जाता है तो सरकार अपने आप इन चीज़ों को चलाए। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं रिकमेंड करूँगा कि प्राइवेट सेक्टर को इन चीज़ों में लेके आए, फिशरीज में लेके आए, अपने पोल्ट्री में लेके आए, अपनी मिल्क इंडस्ट्री में लेके आए, शीप ब्रीडिंग में लेके आए। तो इसके साथ क्या होगा कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मौका मिलेगा, काम करने के हाथ हैं यहाँ पर, उनकी दिमाग भी है, उनको थोड़ा सा प्रशिक्षण देना है। 3-3 हफ्ते के कोर्सेज चला के आप आदमी सीख सकता है। मैंने जो ये फिशरीज की बात की, मैं जो वहाँ पर लड़का चला रहा है, करण नाम है उसका, हमारे फैमिली से मतलब जानते हैं उनको। तो आज मुझे इतनी खुशी होती है, इसको फिश फार्म में कोई आप मौका मिलेगा तो जाइए। 5 फिश टैंक्स हैं और एक बड़ा ओपन में फिश टैंक है। और वो आज वो कभी सिंगापुर होता है, कभी वो यूरोप में घूम रहा होता है और मज़े से पैसे कमा रहा है। तो ऐसे ही, और लोगों को उसने नौकरी भी दी हुई है, 8-10 लोगों को वहाँ पर काम भी दिया हुआ है। ऐसे ही अगर युवा 4-5 मिलकर 5-6 कनाल में रिवर्स के साथ में फिश फार्म लगाए, रिवर का पानी डाइवर्ट किया, फार्म में डाला और पानी को फिर से रिवर में, ये खड्ड में डाइवर्ट कर दिया, और उससे ही आप देखेंगे यहाँ की इकॉनमी में बदल जाएगी। ये तो मैं फिशरीज की बात कर रहा हूँ, मैं हर्बल प्लांट्स की बात कर रहा हूँ। हर्बल प्लांट्स में बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये है, क्योंकि हमारी आबो हवा बड़ी अच्छी है। वो हर्बल प्लांट्स में चीज़ करिए। अभी पिछले 25-30 साल से हम सुन रहे हैं कि चंबा में एक सीमेंट फैक्ट्री लग रही है। एक सीमेंट फैक्ट्री लगने से, और वहाँ की है, वहाँ पर रिसोर्सेज है जो नेचुरल जो है, अगर वहाँ पर ये सीमेंट की इंडस्ट्री लगती है, ट्रांसपोर्टर्स को फ़ायदा मिलेगा, वहाँ पे लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, वहाँ के जो फैक्ट्रीज लगेंगी उसके अंदर जॉब मिलेंगे। तो एकदम जो उसकी वहाँ की इकॉनमी है वो बदल जाती है। तो ये चीज़ें मैं समझूंगा कि अगर इनके ऊपर विचार करें, सरकार को मेरी यही एक सुझाव है कि एक्सपर्ट्स लाएं हर डोमेन में, उनकी टास्क फोर्स बनाएं, और टास्क फोर्स बना के उनको जिम्मा दें कि अगले 3 साल में आपने इस इलाके में ये काम करना है। अलग अलग टास्क फोर्स, जो मैं ये तो कुछ एक सुझाव दे रहा हूँ, इसके अलावा भी हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं जो कि हो सकती हैं यहाँ पर, क्योंकि सबसे बड़ी जो हमारी संपदा है, प्राकृतिक संपदा, उसमें पानी की कमी नहीं है। बाकी जगह पर आप देखें पानी की कमी होती है, बिजली की कमी नहीं है, आबो हवा की कमी नहीं है, ज़मीन उपजाऊ है। यहाँ पर आप कोई ऐसी ये नहीं कि आपको कोई केमिकल्स इस्तेमाल करने पड़ते हों, तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपना ये कर सकते हैं। तो ये बात है। तो जैसे अभी आपने कहा इंडस्ट्री किस तरीके से करेंगे, इन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से बताया कि हर डिस्ट्रिक्ट की एक अपनी यूएसपी है। ऐसा नहीं है कि एक डिस्ट्रिक्ट अगर दूसरी डिस्ट्रिक्ट के पास है तो उसकी यूएसपी एक है। हम वेरिएशंस में हैं यहाँ पर, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसकी एक अलग खूबसूरती है, और उसका यूएसपी पकड़ के हम वो इंडस्ट्री वहाँ पे लगाएं तो उससे नो डाउट जॉब्स भी आएंगी, एम्प्लॉयमेंट भी आएगा। और ऐसा नहीं है कि वैसी वाली एम्प्लॉयमेंट आएगी, जैसा यूथ को चाहिए उस तरीके की एम्प्लॉयमेंट भी आ सकती है। जी बिल्कुल। अनिका, मैं एक बीच में जो टूरिज़्म की जो मैं बात कर रहा था, तो टूरिज़्म को हम ऐसे देखें कि क्यों नहीं डेवलप कर पाए। मेरा कहने का मतलब है कि पहली बात तो हम यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है तो बिज़नेस ट्रैवल नहीं है, तो बिज़नेस टूरिस्ट बिल्कुल नहीं। बिज़नेस टूरिस्ट आपको सबसे ज़्यादा पैसा देता है, वो आता है, रहता है 7 दिन 10 दिन रहता है। उसके अलावा फॉरेन टूरिस्ट, उसके लिए जैसे आपने हम बिलिंग में देखते हैं कि हैंग ग्लाइडिंग की अभी प्री वर्ल्ड कप हुआ, उसके अलावा बाकी जगह पर भी तो हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर गोवा हमसे आगे है, जहाँ पर सिर्फ समुद्र है और अंग्रेज़ों की बनाई हुई और पोर्चुगीज़ की बनाई हुई बिल्डिंग्स हैं, उसके चर्चेज़ हैं, और क्या है,
लेकिन हमारे पास तो इतनी वैरायटी है, इस वैरायटी को देखते हुए मैं समझता हूँ कि हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन टूरिज़्म में हम कहीं पर भी, मैं समझता हूँ, कनेक्टिविटी पर जोर नहीं दे पाए। अब 4 लेन का हाल देख लीजिए, पठानकोट वाला, वो मतलब कहीं कभी पुल गिर जा रहा है, कभी पहाड़ गिर जा रहे हैं, वही हाल है। आप चंडीगढ़ शिमला वाला देख लीजिए, आप कितने सालों से वो पहाड़ दरक रहे हैं वहाँ पर, अभी तक उसके ऊपर भी प्रोग्रेस बहुत धीमी है। आप अभी हम मनाली वाला जो है, कीरतपुर वाला जो 4 लेन है, उसकी बात कर रहे हैं, वो भी हम पूरा नहीं कर पाए हैं। तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए कनेक्टिविटी चाहिए। तो कनेक्टिविटी में मैंने पहले भी सुझाया था कि हमें एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहिए और उसके बाद वहाँ से फिर हेलीपोर्ट्स करें, और हेलीपोर्ट्स भी ऐसी कंपनी लाएँ जो कि अफोर्डेबल सर्विस दे सके, ना कि 5,000 रुपये यहाँ से शिमला, 1,500 रुपये में, 2,000 रुपये में अगर शिमला पहुँचाए तो फिर कौन नहीं उसको एक इस्तेमाल करेगा। ठीक, तो वो जब तक कि हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन जाता है, जब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा तो उसके बाद जो है रोड से लोग आएंगे। तो पहली बात तो कनेक्टिविटी, रोड, रेल, एयर, ये होनी चाहिए। दूसरी बात जो आपने कहा, अच्छी स्टे अरेंजमेंट्स, 5 स्टार से लेके 4 स्टार से लेके 3 स्टार, एंड सबसे ज़्यादा जो जोर होना चाहिए सरकार का होम स्टेज के ऊपर, जो कि लोअर एंड जो और मिडिल क्लास जो टूरिस्ट आता है वो होम स्टे में रहे। और तीसरी बात जो आपने कहा कि जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनमें साफ़ सफाई, पार्किंग की सुविधा, उनमें जो है लोगों को अलग अलग कल्चरल हेरिटेज की हमारी चीज़ें वहाँ मिलें उनको, वहाँ पर बच्चों के लिए भी फन पार्क्स हों, जो यंग कपल्स हैं उनके लिए भी कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर कि वो अपना क्वालिटी समय बिता सकें। जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए भी होना चाहिए, और ओल्ड एज में भी जो लोग हैं उनके लिए भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर हम इकट्ठी मिलकर करें तो शायद ये होगा। इसके तीसरी बात जो मैं बहुत जोर देता हूँ वो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डाइवर्सिफाई करिए। मतलब अगर धर्मशाला टूरिस्ट आता है या शिमला टूरिस्ट आता है, तो शिमला से आगे मशोबरा के आगे आप देखेंगे तो वहाँ पर एक बहुत बढ़िया एक फन पार्क बनाया हुआ है। तो क्या हुआ है, शिमला का टूरिस्ट जो है वो शिमला से डीकंजेशन हो गई। अब तत्ता पानी है नीचे, तत्ता पानी में आप वाटर स्पोर्ट्स करिए, वहाँ पर कितनी कुछ हो सकता है, कोल्ड डैम है वहाँ पर, उसको आप विकसित करिए। अब क्यों सिर्फ शिमला में और चायल में एक वो ग्राउंड है वहाँ पर, एक पैलेस है, इसके अलावा और देखने के लिए क्या है? तो हमें और टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो हैं वो डेवलप करने पड़ेंगे, जहाँ पर कि ज़्यादा प्रेशर जो है एक मनाली या कुल्लू या कांगड़ा या शिमला में ना पड़े। बाकी जो है आप चले जाइए, रेणुका लेक है सिरमौर में, आप कितना सुंदर जगह है वहाँ पर, वो जो इलाके हैं उसके अंदर चले जाओ, उनकी अलग एक सुंदरता है, तो उनमें भी लोगों को भेजो। तो जब तक कि आप ये अगर शिकारे चल सकते हैं डल लेक में, तो रेणुका में भी चल सकते हैं, क्यों नहीं चल सकते? पर कहीं ना कहीं, तो मैंने जैसे कहा ना, टास्क फोर्स बनाकर, और इसमें खास करके जो एक्सपीरियंस लोग हैं, और मैं सेना से आता हूँ तो थोड़ा मैं बायस्ड हूँ कि जो सेना के जो कमांडर्स जो रिटायर हुए हैं ना, उनका फ़ायदा उठा ले सकते, उनकी टास्क फोर्स बनाएगी, उनका काम करने का और काम को ऑर्गेनाइज करने का एक अलग डिसिप्लिन होता है, जी, उसका फ़ायदा उठा। तो जैसे कि आपने बताया कि टूरिज़्म और इंडस्ट्री के बारे में कि टास्क फोर्स हो और सिस्टमैटिक ढंग से किया जाए, उस तरीके से प्लान किया जाए कि पहली चीज़ किस पे फोकस करें, दूसरी चीज़ किस पे करें, और वो इतने टाइम पे कंप्लीट किया जाए और अगले टास्क की तरफ बढ़े। तो बिल्कुल ऐसा, और सभी जिलों में इकट्ठा। हाँ, इसी ये नहीं होना चाहिए कि कांगड़ा में ही हम टेकू टास्क फोर्स बनाए, हर जगह की जो यूएसपी है उसके ऊपर एक टास्क फोर्स बनाए। हाँ, टास्क फोर्स बनाए, ठीक, और उसकी मॉनिटरिंग जो है वो सिस्टमैटिक हो चीज़ें, उनको इंडिपेंडेंस दिया जाए काम करने का, और उसकी जो मॉनिटरिंग है वो स्टेट लेवल पर एक टास्क फोर्स करे, जो कि चीफ मिनिस्टर को डायरेक्टली रिपोर्ट करे। बिल्कुल, ये चीज़ यहाँ पे ऐसा नहीं है, हिमाचल का यूथ भी बिल्कुल करना चाहेगा, इसमें वॉलंटियर करना चाहेगा। इनफैक्ट अगर सरकार उनको वॉलंटियर के लिए बोलती है। सो ये टूरिज़्म और इंडस्ट्री की तो बात की, हम एजुकेशन पे आते हैं हिमाचल में। नो डाउट
यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए तो बाहर जाता ही है बच्चा, लेकिन एजुकेशन के लिए भी बाहर जाना चाहता है। यहाँ पे चप्पे चप्पे में प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, आप हर मोड़ में देख लीजिए, कोई ना कोई स्कूल आपको मिल जाएगा, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो कितनी मैटर करती है शायद ये लोग नहीं देख पाते। जितनी हिमाचली जनता है वो ये ज़रूर देखेगी कि अरे नहीं, स्कूल्स तो काफ़ी खुले हैं, ऐसे थोड़ी ना, लेकिन उनमें क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तो वो भी मैटर करता है। और यही सब देख के ये कोई नहीं, अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो आप किसी भी स्कूल में नहीं डाल देंगे, आप देखेंगे कि वहाँ पे क्वालिटी क्या है, और जब नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है आप दूसरे प्रदेश के स्कूल्स को प्रेफर करेंगे। तो इसमें आपका क्या नज़रिया है? आपने एक देखिए, जो प्राइमरी एलिमेंट्री जो एजुकेशन है, ये एक बुनियाद होती है बच्चे की, ये बुनियाद होती है, और इस बुनियाद में अगर कुछ कमी रह जाए तो वो कमी आगे तक चलती है। वो जो एक खोखलापन समझ लीजिए, एक पेड़ के तने में आ गया, वो पेड़ की जो आगे शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, वहाँ तक उसका असर रहता है। उसी तरीके से एजुकेशन को क्वांटिटी में तोला जा रहा है। आपने जैसे कहा चप्पे चप्पे पर, यहाँ देखिए, एक स्कूल भट्टू में, एक फरीड में, एक परौर में, एक दरंग में, इसी तरीके से यहाँ देखता हूँ। क्या हमें इतने स्कूलों की ज़रूरत है? आज स्कूलिंग का जो स्तर है, और या एजुकेशन का जो स्तर है, एजुकेशन में हमारा प्रदेश केरल के बाद नंबर 2 स्थान पर था, और बहुत सालों तक नंबर 2 स्थान पर अभी मैं कल के अखबार में पढ़ रहा था कि हम कुछ अरसा पहले 13वें स्थान पर आए और अब 17वें स्थान पर आ गए। ये इसका मैंने खुद पर्सनली, जब मैं इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट लेता था पब्लिक सर्विस कमीशन में, जब मैं चेयरमैन था, तो मैं देखता कि ग्रेजुएट बच्चे जो हैं उनको भी बेसिक्स उनके क्लियर नहीं है। एक छोटा सा सवाल पूछूं, जो कि 8वीं क्लास का सवाल होता था, कि अगर आप पहाड़ी के ऊपर शिमला में एक कार्ट आपको दे दी जाए, फिजिक्स का सवाल था 8वीं क्लास का, आप उसको खींचना चाहेंगे या धकेलना चाहेंगे, क्या बेहतर है? तो उसका भी आंसर नहीं आता था। अच्छा। तो मतलब मैं ये कहता हूँ कि छोटा सा सवाल पूछे कि आप देखते हैं कि तकरीबन एक जंगल के अंदर एक आग का शोला उठा, और 5 सेकंड बाद उसकी आवाज़ आई आपको, तो उसकी दूरी कितनी थी? ये 6ठी क्लास का सवाल है, क्योंकि ध्वनि जो है उसकी रफ्तार है, तो अगर 5 सेकंड बाद आई तो इतने सेकंड, इतने मीटर मल्टीप्लाई करके, इतने तक लोगों को नहीं आते। तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। इसका अभी सरकार ने एक अच्छा, एक मैं देख रहा था, कोई नीति बना रहे हैं कि 10 से 15 किलोमीटर के बीच में एक स्कूल खोला जाए, बाकी सभी स्कूलों को मर्ज करके, और वहाँ पर टीचर्स की मात्रा अच्छी हो, टीचर टू स्टूडेंट रेशियो अच्छा हो, क्वालिटी एजुकेशन हो। मैं उसके एक स्टेप आगे जाऊंगा, 2 स्टेप आगे जाऊंगा। पहला स्टेप ये है कि क्वालिटी, जो टीचर टू स्टूडेंट रेशियो के साथ साथ उनका जो है, उनको वोकेशनल स्किल्स भी सिखाए जाएं बच्चों को, वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाए, क्योंकि हर बच्चा जो 11वीं या 12वीं करता है वो ग्रेजुएशन के लिए नहीं जाता है। अगर वो अपना करियर इलेक्ट्रिशियन में देखता है, या पेंटिंग में देखता है, अपना वो करियर फोटोग्राफी में देखता है, या अपना करियर जो है वो जर्नलिज्म में देखता है, कहीं देखता है, तो वो स्किल्स 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, चार क्लासेस में आफ्टरनून क्लासेस लगा के उनको वोकेशनल स्किल्स सिखाए जाए। हिमाचल और खूबसूरत बन सकता है वहाँ की जनता के थ्रू, और वहाँ के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उसको उस नज़रिए से हम देखें तो बिल्कुल हिमाचल डेवलप्ड सिटीज़, जैसे आप ह्यूमन इंडेक्स की बात करें या किसी भी लिस्ट की बात करें, जैसे आपने कहा कि हिमाचल कुछ टाइम पहले
नंबर 1 या नंबर 2 पे आता था, लेकिन अब वो पीछे है। तो थैंक यू सो मच, आपने इस तरीके से हमें एक्सपर्टीज़ दी, और आपके सुझाव देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि आप जस्ट गप्पे मार रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक्सपर्टीज़ है, और हमें बिल्कुल ये सोचना चाहिए, मजबूर करती है ऑडियंस ऑब्वियसली हम सोचें इस तरीके से। सो थैंक यू सो मच धर्मवीर जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने ऐसे सुझाव दिए हमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनिका, थैंक यू वेरी मच।